स्टूडेंट्स, हम लोग 35 के चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। 35 वाले चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने मेंडल्स लॉ की स्टडी कर ली थी। 3 मेंडल्स लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों की स्टडी हम लोगों ने कर ली थी। अब देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस। किसकी सफलता के क्या कारण थे कि मेंडल्स ने 3 लॉ दिए और वो 3 लॉ ही क्या हो गए, सफल हो गए थे। तो उसके क्या रीजन थे? तो उसके रीजन देखिए, फर्स्ट रीजन तो ये था कि मेंडल ने वन टाइम सेलेक्ट द वन कैरेक्टर्स फॉर द इनहेरिटेंस फॉर द एक्सपेरिमेंट या स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस टू select one characters या one traits at a time। यानी एक टाइम में उसने एक ही कैरेक्टर को लेकर के क्या की थी, स्टडी की थी। एक रीजन तो ये था उसकी स्टडी का। सेकेंड रीजन ये था, उसके जितने भी रिजल्ट मिले थे उनको उसने केयरफुली स्टैटिकली यानी डाटा की फॉर्म में कलेक्ट किया था। जैसे डाटा की फॉर्म में देखिए हमने किया था ना कि 3:1, 1:2:1, ऐसे तो बनाए थे अपन ने कैरेक्टर्स को कि 9 कितने आए, 3 कितने हैं। यानी इन सबको स्टैटिकल एनालिसिस किया था किसने, मेंडल्स ने। तो अपन क्या बताएंगे, मेंडल्स मेंटेन द statistical record maintain the statistical record the experiment and analyzed maintain the statistical record the experiment analyzed them carefully। तो सेकंड क्या हो जाएगा, मेंडल मेंटेन द स्टैटिकल रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट एंड एनालाइज देम केयरफुली। कि उसने जो भी एनालाइज किया था, पहचान की थी, वो केयरफुली की थी और जो भी डाटा मिले थे उनका एक रिकॉर्ड तैयार कर लिया था कि कितने येलो है, कितने राउंड मिले हैं, ठीक है, टॉलेस्ट कितने, प्योर टॉलेस्ट कितने हैं, इम्प्योर टॉलेस्ट कितने। तो इन सब का उसने एक स्टैटिकल एनालिसिस किया था। थर्ड पॉइंट ये था उसका कि और 2 रीजन हो गए हमारे पास में। थर्ड रीजन ये था कि उसने पेरेंटल प्लान से जो भी कैरेक्टर्स लिए थे वो केयरफुली सिलेक्ट किए थे टू सेलेक्ट द कैरेक्टर्स या ट्रेड्स to select the traits from the parental plant very carefully उसने यानी कि मैच्योरिटी का ध्यान में रखा था, है ना, टाइमिंग पीरियड को उसने ध्यान में रखा था कि कौन से कैरेक्टर्स को किस समय चूज करना है। जैसे देखिए अपन एग्जांपल है ना, पोड का एग्जांपल देते हैं, फली का। तो एक तो उसने यंग पोड यूज की थी, है ना, यानी एक तो बता सकते हैं अपने इमेच्योर क्या लिया था उसने, इमेच्योर कोड लिख दी, और एक क्या लिया था उसने, मेच्योर कोड लिख दी। यानी उसका टाइमिंग पीरियड था, उसने केयरफुली टाइमिंग पीरियड पर ही कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया था। तो कितने रीजन थे, 3 रीजन थे। फर्स्ट रीजन क्या था, टू सिलेक्ट वन कैरेक्टर वन टाइम, ठीक है, केयरफुली सिलेक्ट द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंटल प्लांट्स, 2 रीजंस हो गए। और थर्ड रीजन क्या था उसका, क्या रीजन दिया उसने, द एक्सपेरिमेंट मेंटेन किसको मेंटेन किया, स्टैटिकल रिकॉर्ड एक्सपेरिमेंट एनालाइज्ड केयरफुली। ये उसकी सफलता के कारण थे। अब अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ। इसकी बात करेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ। इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ, मेंडल की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो देखिए,
फर्स्ट इम्पोर्टेंस देखिए, मेंडल्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस दिए थे उसके अंदर अपन बात करते। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस क्या था, इसके अंदर एक तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स, इसने डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस किया है ना, कि द कैरेक्टर्स आर शो इन द F1 जनरेशन इज नोन एज द dominant characters, is known as the dominant characters. The characters are not shown in the F1 generation is known as the recessive characters. तो उसने डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर्स के बारे में बता दिया था। उसने ये कहा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स है वो क्या होते हैं, वो यूजफुल है, और जो रिसेसिव होंगे वो क्या होंगे, हार्मफुल होंगे। तो यूजफुल कैरेक्टर्स होंगे वो F1 जनरेशन में एंटर करेंगे, हार्मफुल F1 जनरेशन में एंटर नहीं करेंगे। यानी कि जो अच्छे कैरेक्टर्स होंगे वो ही नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। ठीक है, तो ये फिर उसने सेकंड, इसका क्या रीजन था, इसका जो सेग्रीगेशन लॉ था ना, जिसके अंदर जो गैमेट्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो इसकी सेग्रीगेशन से जीन कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जीन कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जीन के कैरेक्टर्स है वो क्लियर होते हैं कि जीन के अंदर दो एलील्स पाए जाते हैं, ईच एलील्स शो द ईच कैरेक्टर, ईच एलील शो द ईच कैरेक्टर। तो एक तो क्या हो गया कि जो यूजफुल कैरेक्टर्स होंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। सेकंड क्या हो गया, जीन कॉन्सेप्ट की स्टडी होती है। और थर्ड इसका क्या हो गया, इसके अंदर क्या होगा कि ना टू फॉर्म ए हाइब्रिड, किसका फॉर्मेशन होता है, हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है। टू सेलेक्ट द गुड वेराइटी ऑफ कैरेक्टर, गुड वेराइटी ऑफ कैरेक्टर, यानी कि गुड जो वेराइटी है उसके जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं उनके बिटवीन में क्रॉस करवा करके एक नई स्पीसीज का फॉर्मेशन किया जा सकता है। उस स्पीसीज के अंदर सभी कैरेक्टर्स क्या होंगे, अच्छे कैरेक्टर्स होंगे, गुड कैरेक्टर्स होंगे। साथ में इसने क्या किया कि प्लांट की वेराइटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। टू इम्प्रूव द प्लांट वेराइटी, द प्लांट्स आर डिजीज फ्री, प्लांट्स क्या हो जाएंगे, डिजीज फ्री हो सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल मैं आपको दूं, कोई भी प्लांट है, ठीक है, ये कोई भी प्लांट है और ये जो प्लांट है इसके अंदर कोई डिजीज पाई जा रही है। अब ये कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, डिजीज ट्रांसफर हो रही है जनरेशन टू जनरेशन। ऐसे तो इस प्लांट के लिए हर जनरेशन में डिजीज आ जाएगी फिर। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इस प्लांट में से उन जीन को हम रिमूव कर देते हैं जो जीन क्या कर रहे हैं, डिजीज कर रहे हैं, है ना। अब फिर इस प्लांट को क्या करवा लिया जाता है, ग्रो करवा लिया जाता है। उन सीड को क्या करवा लेते हैं, ग्रो करवा लेते हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन के जो प्लांट्स आएंगे उनमें ये डिजीज नहीं होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से डिजीज फ्री प्लांट इन्वायरमेंट में हर टाइप को खुद को टॉलरेट कर सके, वो टेम्परेचर कम है, हाई टेम्परेचर है, ये सभी कैपेसिटी एक प्लांट के अंदर डेवलप कर सकते हैं। कौन सी मेथड से, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से। और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का मीन्स क्या है, ऑब्टेन द गुड वेराइटी ऑफ द प्लांट्स टू क्रॉस बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, टू क्रॉस बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज। उसके साथ ही इसने बताया कि जो ह्यूमंस की इम्प्योरिटी को भी अपन इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं ह्यूमन वैरायटी को, जिसने इसने क्या नाम दिया, यूजीनिक्स। तो आप यूजीनिक्स का मतलब क्या करोगे, इम्प्रूव द ह्यूमन्स वैरायटी, इम्प्रूव द ह्यूमन स्पीसीज इज नॉन एज द यूजीनिक्स। तो देखिए इसके इम्पोर्टेंट क्या क्या थे। फर्स्ट क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर्स और रिसेसिव जो कैरेक्टर्स है उनमें डिफरेंस करवाया था इसने कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो यूजफुल कैरेक्टर्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में एंटर करेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में एंटर नहीं कर सकते। जीन कॉन्सेप्ट क्लियर होता है सेग्रीगेशन लॉ से। गुड वेराइटी ऑफ प्लांट, डिजीज फ्री प्लांट, इन सबको ऑब्टेन कर सकते हैं। और ह्यूमन की जो वेराइटी है उसको भी क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ में इस मेथड से हार्मफुल जो पार्ट्स है प्लांट का उसको हटा सकते हैं और यूजफुल जो पार्ट है प्लांट का उसको आगे अपन इम्प्रूव
करवा सकते हैं। तो ये इसके इम्पोर्टेंस थे। अब उसके बाद में कि जो मेंडल्स ने जितने भी दिए थे उसको लॉ ऑफ मेंडलिज्म पता है ना आपको, 3 थे। अब ये सब इनको वापस से रीडिस्कवर्ड किसने किया था? क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, मेंडल्स के लॉ को रीडिस्कवर्ड किसने किया था? तो मेंडल्स के लॉ को रीडिस्कवर्ड करने वाले 3 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था हुगो डी व्रीज, हुगो डी व्रीज, पोल कोरेनस, पोल कोरेनस, एक था सेमार्क। 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन? अब देखिए, मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट दे दिए, तब तक उनको इम्प्रूव नहीं किया गया था, प्रूफ भी नहीं किया गया था। यानी उनको ये ऐसे नहीं कह सकते कि इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। मेंडल्स ने तो बस देख के छोड़ दिया गया था, उसके गवर्नमेंट की बोलते स्टैम्प वो नहीं लगा था कि हाँ ये सही है, ये बात ऐसा ही हो रहा है इनहेरिटेंस के अंदर। फिर उसकी डेथ हो गई थी मेंडल्स की। तो मेंडल्स की डेथ होने के बाद में मेंडल्स जिस एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे उसी एक्सपेरिमेंट में इन तीनों साइंटिस्ट ने काम किया था। और उन्होंने ये कहा कि मेंडल ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद ही मेंडल्स को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया था उनकी डेथ होने के बाद में। तो रीडिस्कवर करने वाले कौन कौन थे? हुगो डी व्रीज, पोल कोरेनस और सेमार्क। अब यानी यहाँ पर तो अपन खत्म करते हैं मेंडल से रिलेटेड। तो आगे बात समझ में, मेंडल्स के 3 लॉ कर लिए, उनकी सफलता के क्या कारण था ये कर लिया, मेंडल्स लॉ के इम्पोर्टेंस कर लिए, और मेंडल्स लॉ को रीडिस्कवर किसने किया था वो भी हमने देख लिया। बट मेंडल्स के कुछ और पॉइंट्स भी अपन करेंगे। आगे का जो टॉपिक हमारा आता है वो है डेरिवेशन ऑफ द मेंडल्स लॉ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, डेरिवेशन ऑफ मेंडल्स लॉ। इसका मतलब हिंदी में अपन इसको विचलन बोलते हैं, यानी कि जिसपे मेंडल्स लॉ फॉलो नहीं करता। और वो भी कौन सा नहीं करता? लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो। किसका डेविएशन है ये? लॉ ऑफ डोमिनेंस के डेविएशन करेंगे। अब देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोल रहा था कि F1 जनरेशन के अंदर, किसमें? F1 जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर्स आते हैं वो क्या है? डोमिनेंट के आ रहे हैं ना। जो डोमिनेंट होगा वही F1 जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स को शो करेगा। ये बात कौन कह रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे क्लियर हुए हैं जिनसे पता चल रहा है कि वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते। तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं? डेविएशन बोला जाता है। इसके अंदर फर्स्ट अपन करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फर्स्ट हमारा क्या रहेगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी जो क्या है? डेविएशन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो सबसे पहले तो यही लाइन हो जाएगी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? डेविएशन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस का ये क्या है? डेविएशन है। अब देखिए, इसके अंदर पहले अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसमें ये कहा है कि जब 2 पेरेंट्स के बिटवीन क्रॉस करवाया जाएगा तो ना तो डोमिनेंस के कैरेक्टर्स आते और ना ही रिसेसिव के कैरेक्टर्स आते, दोनों के ही नहीं आएंगे। यानी कोई थर्ड ही कैरेक्टर्स क्या होगा? शो होगा। तो इसके अंदर अपन बताएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर कि इफ क्रॉस बिटवीन सिंगल कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर्स, क्रॉस बिटवीन single constructing characters to obtain the F1 generations, to obtain the F1 generation in F1 generations not observe the dominant characters and the recessive characters to show a different characters। अब एग्जाम्पल देखिए, यानी कि एक प्लांट का नाम है 4 of क्लोव, मेराबिलस जलापा।
क्या है, फोर ऑफ क्लॉक, फोर ऑफ क्लॉक या मिराबिलस जलापा। इस फोर ऑफ क्लॉक इसीलिए बोला जाता है कि इसके फ्लावर है वो शाम को 4 बजे के बाद ही खिलते हैं। फ्लावर कब करते हैं, शाम को 4 बजे के बाद करते हैं, इसीलिए इसको फोर ऑफ क्लॉक बोला जाता है। अब देखिए ये जो फ्लावर था इसके अंदर एक फ्लावर तो कैसा है, रेड, यानी कि प्योर रेड है। क्या है, प्योर रेड कैरेक्टर्स ले लिया गया, और ये हो गया प्योर व्हाइट कैरेक्टर्स ले लिया गया, यानी पी जनरेशन। क्या गया बेटा, पी जनरेशन। कैपिटल आर रेड को शो करते हैं, फ्लोर का कलर कैसा है, रेड है, और यहाँ फ्लोर का कलर कैसा ले लेंगे, व्हाइट ले लेंगे। इनके क्या बना लिए, गैमेट्स। ऐसे ही बनाते हैं ना अपन गैमेट्स, कौन से डिवीजन से, रिडक्शन डिवीजन से, to produce the gametes. The gametes cross to each other. The gametes cross to each other to obtain the F1 generation. To obtain the F1 generation, the flower is pink. The flower is pink. F1 जनरेशन में फ्लोर कैसे है, ये पिंक का है। तो देख लीजिए ना डोमिनेट क्या है और ना ही रिसेसिव क्या है, कोई थर्डी कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, इन द F1 जनरेशन द कैरेक्टर्स इज नॉट शो डोमिनेंट, इज नॉट शो रिसेसिव, टू शो ए डिफरेंट कैरेक्टर्स, सो दिस इज नोन एज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कितनी बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल जैसे एक तो ये ले लिया मिराबिल जलापा, एक स्नेप ड्रैगन, इन फ्लावर के अंदर कोई थर्डी कैरेक्टर क्या करता है, दिखाई देता है। अब ये जो F1 जनरेशन आई है, इस F1 जनरेशन से अपन सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे, और कौन सी जनरेशन ऑब्टेन करेंगे, F2 जनरेशन। अब क्या करेंगे, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन का क्या मीन्स होता है, जो F1 जनरेशन है उसका क्रॉस किससे करवा देंगे, F1 जनरेशन से ही करवा देंगे। तो देखिए ये लीजिए, ठीक है, ये मैंने चार्ट बना दिया, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल ले लिया। F1 जनरेशन ये, तो एक ये रहा गेम में कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर भी कैपिटल आर और स्मॉल आर ले लिया। अब यहाँ देखिए इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। ये कौन सी जनरेशन आ गई, F2 जनरेशन। अब अपन देखते हैं इन द F2 जनरेशन फिनोटिपिक रेशियो, कैपिटल आर शो द रेड, ये कैसे हैं, ये पिंक है और ये पिंक है, और ये कैसा है बेटा, ये वाइट है। तो अपन को क्या दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहे हैं, पिंक कलर दिखाई दे रहा है फ्लोर में, और वाइट कलर दिखाई दे रहा है फ्लोर में। रेड कितना है, 1, पिंक कितने हैं, 2, और ये कितना आ गया, 1। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या बना, 1:2:1, 1:2:1 बना। अब अपन बात करते हैं जीनोटिपिक रेशियो की, जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक में देखिए कैपिटल आर मिला है, एक क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर है, और एक क्या है स्मॉल आर है। क्या है, ये कितना है, 1, ये कितने हैं, 2, और ये 1, तो ये भी कितना है, 1:2:1। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में
फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों सेम आते हैं, 1:2:1। तो ये डेविएशन किया अपन ने किसका, लॉ ऑफ डोमिनेंस का डेविएशन है कि F1 जनरेशन में ना तो डोमिनेंट के करैक्टर्स आते ना ही रिसेसिव के करैक्टर्स आते, कोई थर्ड ही करैक्टर्स क्या हो रहा है, शो हो रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया है, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ, फिर एक क्या किया है, सक्सेस के रीजन किए, क्या कारण थे सफलता के, थर्ड क्या किया अपन ने, डेविएशन में एक डेविएशन कंप्लीट कर लिया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। चलिए आज का क्वेश्चन आप नोट कीजिए। हु रीडिस्कवर्ड द मेंडलिज्म, मेंडलिज्म को किसने रीडिस्कवर्ड किया, ये आंसर आपको सेंड करना है।